हेलो गाइस, वेलकम टू एनसीईआरटी पिच। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे रिसोर्सेज क्या होती हैं और रिसोर्सेज की वजह से डेवलपमेंट कैसे देखने को मिलता है, कौन कौन सी रिसोर्सेज होती हैं और कैसे कैसे क्राइटेरियाज में रिसोर्सेज को डिवाइड किया जाता है। ये सारी चीजें आज हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। इंट्रोडक्शन देखें तो चैप्टर का, एवरीथिंग अवेलेबल इन अवर एनवायरमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अवर नीड्स. It is technological accessible, economically feasible and culturally acceptable can be termed as resources. ऐसी सारी चीजें जो हमारे आसपास प्रेजेंट है वो हमारी टेक्नोलॉजिकली हेल्प कर रहे हैं, इकोनॉमिकली हेल्प कर रहे हैं और कल्चरली एक्सेप्टेंस है उनको, उसको हम लोग रिसोर्सेज कहते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन हो गया हमारा। क्लासिफिकेशन देखें तो रिसोर्सेज कैसे क्लासीफाई होती है, तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन इसको क्लासीफाई किया जाता है। ठीक है, ओरिजिन के हिसाब से इसको क्लासीफाई किया जाता है। ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये सीबीएसई 2018 में पूछा गया है। पोएटिक रिसोर्सेज क्या होती है, जिनके अंदर लाइफ हो, जैसे कि हम हो गए, एनिमल्स हो गए, तो ये सब पोएटिक रिसोर्सेज के अंडर में आती है। रिसोर्सेज विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ सच एज ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा एंड फाना, फिशरीज एक्सेट्रा। जिसके अंदर लाइफ हो वो बायोटिक रिसोर्सेज। एबायोटिक रिसोर्सेज जितनी नॉन लिविंग थिंग्स हो, चाहे वो चेयर हो, चाहे टेबल हो, चाहे फ्रिज हो, चाहे टीवी हो, रॉक्स हो, मिनरल्स हो, ये सारी चीजें हमारी एबायोटिक रिसोर्सेज में कंसिडर की जाती है। सेकंड फैक्टर आता है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। पहली आ जाती है रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ऐसी रिसोर्सेज जिसको हम लोग केमिकल, फिजिकल और मैकेनिकल प्रोसेस से रिन्यू या रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, उसको हम लोग रिन्यूएबल रिसोर्सेज में कंसीडर करते हैं। जैसे कि सोलर एनर्जी हो गई या विंड एनर्जी हो गई, ठीक है, फॉरेस्ट हो गया या वाटर हो गया। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हो गए जिसको हम लोग फिजिकल, मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेस से रिन्यू या रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, रिसोर्सेज विच कैन टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स इन देयर फॉर्मेशन। वो रिसोर्सेज जो मिलियंस ऑफ ईयर्स लेती हैं अपनी फॉर्मेशन में, उसको हम लोग नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। दे में एग्जॉस्ट बाय एक्सेसिव यूज सच एज पेट्रोलियम, कोल, फॉसिल फ्यूल एक्सेट्रा। ठीक है, वो रिसोर्सेज जो हमारे यूज करने के बाद खत्म हो जाती है उसको हम लोग नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में कंसीडर करते हैं। थर्ड आ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, अब डेवलपमेंट के बेसिस में देखें तो रिसोर्सेज को कैसे डिवाइड किया है। पहले डेवलप्ड रिसोर्सेज विच आर सर्वेड एंड देयर क्वांटिटी एंड क्वालिटी इज डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन। ठीक है, जैसे कि कोल माइंस। पोटेंशियल रिसोर्सेज विच आर फाउंड बट येट नॉट यूटिलाइज। वो रिसोर्सेज जिसको हम लोगों ने ढूंढ तो लिया है पर अभी हम लोग उसको यूज नहीं कर रहे हैं, जैसे कि सन एंड विंड एनर्जी। सन की एनर्जी या विंड की एनर्जी उसको हम लोगों ने ढूंढ तो लिया डेजर्ट में, पर अभी हम लोग यूज नहीं कर पा रहे हैं उसको। स्टॉक एनर्जी, दीज हैव पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स बट डोंट हैव टेक्नोलॉजी टू एक्सेस दैम। स्टॉक रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होती हैं जिसको हम लोगों ने ढूंढ लिया और हम लोग जानते हैं कि इसके पास पोटेंशियल है हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करने की, पर अभी हम लोगों के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम लोग उस रिसोर्सेज को एक्सेस कर पाए। जैसे कि एक्सट्रैक्टिंग H2 and O2 फ्रॉम हाइड्रोजन। जैसे कि एग्जांपल देखें तो वाटर से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन निकालना, तो इसको हम लोग जानते हैं कि वाटर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकल सकता है, पर अभी हम लोगों के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम लोग इसको एक्सेस कर पाए। रिजर्व रिसोर्सेज की बात करें, रिसोर्सेज कैन बी यूटिलाइज विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी बट आर केप्ट फॉर फ्यूचर रिक्वायरमेंट। वो रिसोर्सेज जिसको हम लोग यूज भी कर रहे हैं और फ्यूचर जनरेशन के लिए कंजर्व भी कर रहे हैं, सेव भी कर रहे हैं, उसको हम लोग रिजर्व रिसोर्सेज में कंसिडर करते हैं। जैसे कि वाटर हो गया, हमारी गवर्नमेंट काफी योजनाएं चलाती है वाटर कंजर्वेशन के लिए, तो ये क्यों चलाती है, ताकि हम लोग फ्यूचर जनरेशन के लिए वाटर को कंजर्व कर पाए। अब थर्ड फैक्टर देखें तो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। अब ओनरशिप के हिसाब से रिसोर्सेज डिवाइड होती है। इंडिविजुअल रिसोर्सेज जैसे कि हमारी कार, बाइक, टीवी, फ्रिज, ये सारी इंडिविजुअल रिसोर्सेज में आ जाती है। ठीक है, कम्युनिटी रिसोर्सेज, जो पार्क हम लोग यूज करते हैं, हमारी जो सोसाइटी में पार्क होते हैं वो कम्युनिटी रिसोर्सेज के अंडर में आते हैं। ठीक है, नेशनल रिसोर्सेज जैसे कि हमारा ताजमहल हो गया, हमारे वाइल्ड लाइफ पार्क हो गए, तो ये सब हमारे नेचुरल रिसोर्सेज के अंडर में आते हैं। इंटरनेशनल रिसोर्सेज जैसे कि हमारे ओशियंस हो गए, जैसे जो वर्ल्ड ट्रेड को बढ़ावा देते हैं, एक देश से दूसरे देश अगर ट्रेड करना है तो इंटरनेशनल रिसोर्सेज में कौन सी रिसोर्स यूज होती है, ओशियन यूज होता है। ठीक है, ओशनिक रिसोर्सेज। ठीक है, ये सारी इंटरनेशनल रिसोर्सेज में कंसिडर होते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, इट मीन्स डेवलपमेंट शुड बी टेकन प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट इन प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन। ठीक है, ऐसी डेवलपमेंट जो एनवायरमेंट को डैमेज ना करे और फ्यूचर जनरेशन के लिए कंजर्व करके रखी जा सके, उसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कहा जाता है। एजेंडा 21 क्या था, एजेंडा 21 कुछ नहीं था, एक मीटिंग टाइप की थी, एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, सारी सरकारों ने मिलकर किया था, सारे इंटरनेशनल देशों ने मिलकर किया था कि हम एक पैक्ट साइन करते हैं 1992 में, ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम बढ़ावा दे सकें। ठीक है, एजेंडा 21 यही था, 1992 में साइन किया गया था। रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया। ठीक है, अब इंडिया कैसे रिसोर्स को प्लान करता है, ठीक है, क्योंकि इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री, तो इंडिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है रिसोर्सेज को प्लानिंग करना।
Resources planning means identification and quantification of available resources along with their development. ठीक है, रिसोर्सेज प्लानिंग का मतलब क्या होता है, रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करना और उसको क्वांटिफाई करना, मतलब रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको बांट देना, इसी को रिसोर्सेज प्लानिंग कहा जाता है. इट इज इंपॉर्टेंट इन अ कंट्री लाइक इंडिया. ये इंडिया जैसे देशों के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है. ठीक है, यहाँ पे जो रिसोर्सेज है वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, विच हैज इनॉर्मस डाइवर्सिटी इन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, जिसके अंदर इनॉर्मस डाइवर्सिटी देखने को मिलती है. ठीक है, जो रिसोर्सेज है वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट है पूरे इंडिया में. ठीक है, तो एक रिसोर्सेज को निकाल के उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना ही रिसोर्सेज प्लानिंग के कहा जाता है. There are regions which are rich in certain types of resources but are deficit in other resources. ठीक है, अब ऐसे कुछ रीजन्स हैं इंडिया में जो कई रिसोर्सेज में रिच हैं पर कुछ रिसोर्सेज उनके पास नहीं है. जैसे कि राजस्थान के पास पानी नहीं है पर विंड एनर्जी है. ठीक है, अरुणाचल के पास पानी है तो उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट नहीं है. ठीक है, तो ये सब इंडिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि रिसोर्सेज को क्वांटिफाई करें और उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करें. दिस इज कॉल्ड फॉर अ बैलेंस रिसोर्सेज प्लानिंग एट अ नेशनल, स्टेट, रीजनल एंड लोकल लेवल. ठीक है, अब लैंड रिसोर्सेज को देखा जाए तो लैंड रिसोर्सेज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है हमारी डेवलपमेंट के लिए. ठीक है, लैंड इज नेचुरल रिसोर्स ऑफ ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट. ठीक है, जो हमारी लैंड है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है रिसोर्सेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें. इट सपोर्ट्स नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम. ये वेजिटेशन को सपोर्ट करती है, वाइल्ड लाइफ को सपोर्ट करती है, ह्यूमन लाइफ की को सपोर्ट करती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बढ़ावा देती है, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को इस्टेब्लिश करती है. ठीक है, तो ये लैंड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है. इंडिया हैज लैंड अंडर अ वैरायटी ऑफ रिलीफ्स फीचर्स. ठीक है, इंडिया के पास वैरायटी ऑफ लैंड है, चाहे वो माउंटेन्स की बात कर लें, प्लेटूज की बात कर लें, प्लेन्स की बात कर लें या फिर आइसलैंड की बात कर लें. ठीक है, यहाँ पे एक ग्राफ दिया हुआ है कि इंडिया के पास जो लैंड है वो किस फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट है. ठीक है, तो 43% इंडिया के पास प्लेन्स हैं, 27% प्लेटूज हैं और 30% हमारे पास माउंटेन्स हैं. अब लैंड यूटिलाइजेशन की बात करें तो लैंड यूटिलाइजेशन का मतलब होता है लैंड को यूटिलाइज करना, सही कामों में यूज करना है, जैसे कि बिल्डिंग्स बनाना ताकि लोगों को रहने को जगह मिल जाए, रोड्स बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करना, फैक्ट्रीज सेटअप करना. तो ये सब क्यों होता है, ताकि इकोनॉमिक बूस्ट मिल पाए देश को. किसी भी देश को इकोनॉमिक बूस्ट मिलने के लिए ये सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं. लैंड डिग्रेडेशन की बात करें तो the decrease in quality of land due to human and natural activities which make it unfit for cultivation is known as land degradation. ठीक है, वो सारी ह्यूमन या नेचुरल एक्टिविटीज जो लैंड को अनफिट बनाती हैं कल्टीवेशन के लिए. ठीक है, जिसमें कल्टीवेशन ना किया जा सके उसी को लैंड डिग्रेडेशन कहा जाता है. ठीक है, सॉइल एज अ रिसोर्स. अब सॉइल को एक रिसोर्स की तरह देखा जाए तो a most important renewable natural resource but take millions of years to form soil up to a few centimeter. ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल रिसोर्स है. ठीक है, पर इसको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं. 1 सेंटीमीटर की सॉइल बनने में काफी ज्यादा साल लग जाते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं. अब सॉइल भी कई तरह की होती है, जैसे कि अलुवियल सॉइल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉइल है, इसको पढ़ के जाना, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है. ठीक है, दिस सॉइल टाइप इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वाइडली स्प्रेड. ठीक है, ये जो सॉइल है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी जगह जगह ये फैली हुई. द इंटायर नदर्न प्लेन्स आर मेड ऑफ अलुवियल सॉइल. जो इंटायर नदर्न प्लेन्स है, ठीक है, चाहे वो गुजरात के पार्ट हो, यूपी हो, राजस्थान हो, बिहार हो, तो इसमें ज्यादातर अलुवियल सॉइल देखने को मिलती है. ठीक है, इन पार्ट्स में. तो ये पढ़ के जाना, यूपी बिहार पे जरूर पढ़ के जाना, गंगेटिक प्लेन्स है, अलुवियल सॉइल मिलेगी. अब अलुवियल सॉइल भी दो उसमें डिवाइड होती है, जैसे कि ओल्ड अलुवियल और न्यू अलुवियल. तो इसको याद रखना, न्यू से याद रखना, न्यू के पास एनर्जी, नई जनरेशन के पास एनर्जी ज्यादा होती है तो इसीलिए ये ज्यादा फर्टाइल होती है. ठीक है, न्यू अलुवियल ज्यादा फर्टाइल होती है और ओल्ड अलुवियल उसके पास ताकत नहीं होती. ठीक है, ओल्ड हो गई, पुरानी हो गई, तो ये लेस फर्टाइल होती है. तो ये याद रखना. अलुवियल सॉइल आर वेरी फर्टाइल. जो अलुवियल सॉइल होती है काफी ज्यादा फर्टाइल होती है. दी सॉइल कंटेन एन एडिक्वेट प्रोपोर्शन ऑफ पोटैश. अब इसके पास पोटेशियम होता है, फॉस्फोरिक एसिड होता है और लाइम होता है. ठीक है, इसलिए ये ज्यादा फर्टाइल होती है. विच आर आइडियल फॉर ग्रोथ ऑफ शुगर कैन. अब इसमें कौन कौन सी क्रॉप्स उगती हैं, शुगर कैन उगता है, पैडी उगती है. ठीक है, बीट्स उगते हैं और पल्सेस होती हैं. जितनी भी दालें होती हैं, शुगर कैन होती है, ये कहाँ उगती है, अलुवियल सॉइल में उगती हैं. ठीक है, ब्लैक सॉइल की बात करें तो ये कमर्शियल क्रॉप के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, जैसे कि कॉटन. ठीक है, कॉटन से याद रखना ब्लैक सॉइल, सफेद और काला, ब्लैक एंड व्हाइट, इससे याद रखना. कॉटन किस में उगती है, ब्लैक सॉइल में उगती है. कवर्स द नॉर्थ वेस्टर्न डेक्कन प्लेटू. अब ये कहाँ कवर करती है, नॉर्थ वेस्टर्न डेक्कन प्लेटू को कवर करती है, जैसे कि महाराष्ट्र के रीजन में पाई जाती है, मध्य प्रदेश में पाई जाती है और छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में देखी जाती है. ठीक है, इट इज रिच इन सॉइल न्यूट्रिएंट्स. अब ये सॉइल न्यूट्रिएंट्स में काफी ज्यादा रिच होती है. ह्यूमन इसके पास वाटर होल्डिंग कैपेसिटी काफी ज्यादा होती है. ठीक है, ह्यूमस इसके पास काफी मात्रा में प्रेजेंट होता है. बात करें तो रेड सॉइल की, डेवलप ऑन क्रिस्टलाइन इग्निशियस रॉक. ये क्रिस्टलाइन इग्निशियस रॉक से डेवलप होती है. ठीक है, अब ये कहाँ पाई जाती है, लो रेनफॉल एरियाज में पाई जाती है. ये प्लेटू के सदर्न और ईस्टर्न पार्ट में पाई जाती है, जैसे कि छत्तीसगढ़ के कुछ पार्ट्स में पाई जाएगी, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के पार्ट्स में पाई जाती है. लेटराइट सॉइल,
इन एरिया ऑफ हैवी रेनफॉल एंड हाई टेम्परेचर वाले एरिया में और जहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल देखने को मिलती है वहाँ पे ये सॉइल पाई जाती है, ठीक है। ह्यूमस कंटेंट इज वेरी लो, इसके पास जो ह्यूमन कंटेंट होता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है काफ़ी कम होती है, और बैक्टीरिया इसमें मर जाते हैं क्योंकि हाई टेम्परेचर होता है। कहाँ पाई जाती है? कर्नाटका में पाई जाती है, केरला में, केरला स्टोरी से याद रखना, केरला में पाई जाती है, तमिलनाडु में पाई जाती है, मध्य प्रदेश और हिली एरिया ऑफ उड़ीसा एंड असम, ठीक है। उड़ीसा और असम के भी कुछ एरियाज में पाई जाती है। और इसमें कल्टीवेशन किस चीज की जाती है? इसमें कॉफी टी की कल्टीवेशन की जाती है। असम से याद रखना, कॉफी और टी। एरिड सॉइल रेंजेस फ्रॉम रेड टू ब्राउन, ठीक है, ये रेड और ब्राउन कलर की दिखती है। सैंडी इन टेक्सचर, ये सैंडी टेक्सचर होता है इसका, एरिड सॉइल से याद रखना, सैंडी टेक्सचर होता है और राजस्थान के पार्ट्स में पाई जाती है। राजस्थान के जो ऊपर वाले पार्ट्स होते हैं उसमें पाई जाती है। फॉरेस्ट सॉइल की बात करें तो ये हिली एरियाज में पाई जाती है, जैसे कि जहाँ पे स्नो पड़ती है, ठीक है, माउंटेनियस एरिया जहाँ पे स्नो पड़ती है, स्नो कवर एरियाज में पाई जाने वाली ये सॉइल है। जैसे कि हिमालयाज में इसका जो टेक्सचर होता है वो लूमी होता है। सॉइल इरोजन क्या होता है? सॉइल की कैपेसिटी कम हो जाना कल्टीवेशन करने की, इसी को सॉइल इरोजन कहा जाता है। द सॉइल इरोजन इज कॉज ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज, ठीक है। अब सॉइल इरोजन कैसे होता है? ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण होता है, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन कराना ह्यूमन द्वारा, ओवर ग्रेजिंग कराना, कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग करवाना, तो ये सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं सॉइल इरोजन के लिए। ऑल्सो देयर आर सम नेचुरल फैक्टर, अब कुछ नेचुरल फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि विंड, ग्लेशियर एंड वाटर विच लेड टू द सॉइल इरोजन। कुछ नेचुरल फैक्टर जैसे कि विंड हो गया, ग्लेशियर्स हो गया और वाटर हो गया, तेज बहाव आया और सॉइल के जो टेक्सचर है उसको खराब करके चला गया, तो ये सॉइल इरोजन के लिए काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये नेचुरल फैक्टर्स। सॉइल कंजर्वेशन, आप सॉइल को हम लोग कंजर्वेशन कैसे, सॉइल का कंजर्वेशन हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो ये आप लोग कमेंट करके बताइए। इतना तो आप लोगों को आता ही होगा, इतना तो पढ़े लिखे हो ही, कमेंट करके जरूर बताइए।